नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। किसी सेक्टर या फिर थीम में ग्रोथ का फायदा लेना है तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में निवेश अच्छा विकल्प है। पर किसी भी सेक्टर और थीम को पहचानना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरे होते हैं और इनमें सही समय पर एंट्री और एग्जिट बहुत मायने रखते हैं। तो आज हम सेक्टोरल निवेश में पैसिव स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या है इनके फायदे। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ है दो एक्सपर्ट्स, चिंतन हरिया, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और अनुराग झंवर, पार्टनर अपवाइजरी। चिंतन और अनुराग दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। क्योंकि आज हम सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, तो इसके हर पहलू की आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या खास है इस समय पर, खास तौर पर सेक्टोरल निवेश में। मैं चिंतन आपसे पहले समझना चाहती हूँ, सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट सुनने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। निवेशकों को आमतौर पर यह लगता है कि अगर किसी एक सेक्टर को पकड़कर उसमें निवेश कर लिया जाए तो अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। हाल ही में जो एम्फी का डेटा आया उसमें साफ तौर पर निवेशकों का रुझान सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हुए देखा भी हमने, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे इंप्रेसिव इनफ्लोज सेक्टोरल फंड में हमें देखने को मिले हैं पिछले कुछ एक आध महीने में। अगर हम अभी ताज़ा बाजार के कंडीशंस में सेक्टोरल फंड की अहमियत समझें, क्यों निवेशकों का रुझान ऐसे फंड्स में बढ़ रहा है, तो इस ट्रेंड को कैसे समझा जा सकता है? चिंतन, सवाल आपसे है। शुक्रिया स्वाति। अगर हम भारत की जो एक विशेषता है वो देखें तो भारत में हर एक क्षेत्र बड़ा है। अगर हम कुछ हमारे जो एशियन काउंटर पार्ट्स अगर देखें तो कहाँ पर सिर्फ आयरन ओर बड़ा है, कहाँ पर सिर्फ पाम ऑयल बड़ा है, कहाँ पर सिर्फ रबर बड़ा है, कहाँ पर सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र बड़ा है। पर भारत एक ऐसा यूनिक देश है जो ना कि सिर्फ पांचवा सबसे बड़ा विश्व की इकोनॉमी है, पर यहाँ पर सभी क्षेत्र या सेक्टर्स काफी बड़े हैं और उनमें काफी बड़ी कंपनियां हैं। तो उसके वजह से एक मौका मिल जाता है हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स को, निवेशकों के लिए सेक्टोरल ईटीएफ लाने का। और जैसे कि आपने कहा, सेक्टर्स के तरफ लोगों का रुझान इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब सेक्टर्स एक आपके पकड़ में आ जाते हैं तो उनका रिटर्न्स काफी अच्छा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम पिछले 3 सालों में देखें तो ऑटो सेक्टर जो 2016-17 से लेकर 2021 तक धीमा चल रहा था, तो पिछले 2 साल में ऑटो सेक्टर में काफी एक बड़ी तेजी आई। कोरोना काल के बाद जो बाइंग्स भी देखी गई ऑटोमोबाइल्स में, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स में, उसके कारण ऑटो सेक्टर में एक बड़ी तेजी देखी गई और लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ रहा है। एक समय था 2019, 20, 21 में जब इंटरनेशनल आईटी टेक या फिर इंडिया आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काफी रुझान दिख रहा था। तो ये समझना जरूरी है कि सेक्टर अगर आप सही समय पे पकड़ लेते हो तो आपको उसका अच्छा रुझान, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। पर ये समझना और ये एग्जीक्यूट करना उतना आसान नहीं होता। इसलिए हम निवेशकों से ये गुजारिश करेंगे कि आप पहले समझिए अच्छी तरीके से, फिर सेक्टोरल फंड्स में निवेश कीजिए, क्योंकि इनमें रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं। पर अगर आप इसमें लेट इन्वेस्ट करते हो तो आपको नुकसान भी उसमें हो सकता है। जैसे कि हमने देखा 2008 में रियल एस्टेट सेक्टर में जो नुकसान हुआ, 2018 से जो मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर में जो नुकसान हुआ, और अगर जो पिछले 2 सालों में देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर और क्वालिटी एज अ टिल्ट में जो नुकसान हुआ। तो आप जरूर निवेश कर सकते हैं, पर आप पहले समझिए कि सेक्टर्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, और फिर आप उसमें जरूर निवेश कर सकते हैं। आपका फायदा उसमें जरूर हो। जैसे चिंतन ने बताया कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही समय पर सेक्टर को पहचानना, वो भी सही सेक्टर को पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने शो की शुरुआत में ही कहा था कि एंट्री और एग्जिट एक किसी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में काफी जरूरी होता है। अनुराग, हमने सेक्टर फंड की तो बात की, सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट की अहमियत की तो बात की। जो थीमेटिक फंड होते हैं, जो थीम रिलेटेड जो निवेश होता है, वो एक सेक्टोरल फंड से कितना अलग है? क्या वाकई एक थीम को समझना उतना आसान है जितना एक सेक्टर को पहचाना जा सकता है? शुक्रिया स्वाति। देखिए, सेक्टर जो है तब भी मेरे ख्याल से रिलेटिवली सिंपल है वनस्पत एक थीम को समझना, बिकॉज उस थीम के अंदर में बहुत सारे सेक्टर्स जो है जुड़े हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि केवल बैंक सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग, तो ये एक सेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मान लीजिए हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर में बैंक भी आएगा, रियल एस्टेट कंपनीज भी आएंगी, सारे आर्किटेक्ट्स भी आएंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी आएंगी,
आपके लिए बहुत वाटर इसके अंदर में आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, योर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ जाएंगे इसके अंदर में। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड हो जाती है जिसको पकड़ना मुश्किल होता है कंपेयर टू एक सेक्टर थीम। और जैसे चिंतन ने कहा है, कोई भी सेक्टर जो है उसको समझना, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब एक बिजनेस साइकिल है। और एक हर बिजनेस जो है किसी भी समय में कभी भी अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई बिजनेस जो है नीचे की तरफ है, कोई बीच की तरफ है, और कोई जो है एकदम अपने एक्सपेंशन फेज में है। तो हर बिजनेस जो है अलग अलग साइकिल से जो है गुजरता है। अगर पैसा बनाना है सेक्टोरल और थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, तो वो इम्पोर्टेंट है कि उस बिजनेस को हम लोग जो है उस सेक्टर को एकदम नीचे के लेवल पे, जब वो एक्सपेंशनरी फेज में जाना शुरू कर रहा है तब उसको पकड़ें, और जब वो ऊपर पहुंच गया और रिसेशनरी फेज में जा रहा है तब उसको एग्जिट करें। तो वो जो थीम है सेक्टर की, हम तभी प्ले कर पाएंगे जब हमको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को प्ले करने की। लेकिन हाउएवर हैविंग सेड दैट, हमने एक रिसर्च की थी अभी हाल फिलहाल में, कि पिछले 20 साल का डेटा हमने लिया, और उसको जो है 3 ब्रॉड इंडेक्स के ऊपर में हमने इसको रन किया, निफ्टी 50 का, निफ्टी आईटी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो उसमें हमने ये देखा कि अगर रोलिंग बेसिस पे हम मंथली डेटा देखें, और 3 साल के ऊपर में अगर हम कभी भी जो है अगर इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो उस केस के अंदर में ये रिटर्न्स कन्वर्ज होना शुरू कर देते हैं। जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50, या फिर आपका आईटी इंडेक्स और एफएमसीजी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है, एक सीएजीआर रिटर्न ऑफ अराउंड 13 to 14% पे आ जाता है अराउंड 5 ईयर के टाइम फ्रेम के अंदर में। लेकिन यही चीज अगर हम लोग जो है लेस देन 3 इयर्स के अंदर में देखते हैं, तो जो रिटर्न का जो अल्फा है सेक्टोरल फंड्स का 3 से 4% का है। हाउएवर उसके अंदर में काफी वेरिएशंस होते हैं, वोलेटिलिटी बहुत होती है, लेकिन आपको 3 से 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है अगर आप राइट सेक्टर को पकड़े। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर में अगर आपको प्ले करना है, तो सेक्टर्स विल इवन आउट, बिकॉज साइकिल्स ऊपर उतार चढ़ाव होता रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो है ये आपके पोर्टफोलियो को फ्लिप देने की क्षमता रखता है। लेकिन जैसा सबने कहा है, एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग बहुत जरूरी है समझना इसके अंदर में। बिल्कुल, तो पहचानना सही सेक्टर और सही थीम को बहुत ही जरूरी है किसी भी निवेशक के लिए, ऐसा अनुराग भी बता रहे हैं। अब क्योंकि चिंतन, आपने सेक्टोरल ईटीएफ का जिक्र किया था, पिछले कुछ समय में पैसिव निवेश ने काफी ज्यादा जोर पकड़ा है। कई जो एएमसीज हैं वो अपने पैसिव फंड्स लेकर आई हैं, स्पेशली विद इन सेक्टर्स जो ईटीएफ निवेश है, जिसको हम पैसिव निवेश कहें, वो एज कंपेयर टू एक्टिव निवेश आपको लगता है ज्यादा फायदेमंद है एक निवेशक के लिए? और अगर है तो ऐसा क्यों? क्या खास है सेक्टोरल ईटीएफ में? तो हम एक्टिव और पैसिव की जब चर्चा करें, और ये चर्चा आजकल खास हो रही है क्योंकि सभी निवेशकों को ज्यादा पता चल रहा है पैसिव और इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स के बारे में। हमारा ऐसा मानना है कि पहले तो निवेशकों को इक्विटी में निवेश करना जरूरी है, जहां पर भारत में लोग निवेश नहीं कर रहे हैं ज्यादा। रुझान बढ़ रहा है पर जितना हो सकता है पोटेंशियल उतना एक्सप्लोर नहीं हो रहा है। और हम एक्टिव वर्सेस पैसिव की बात नहीं करते, एक्टिव और पैसिव दोनों की जगह है निवेशकों के पोर्टफोलियो में। पैसिव में खास तौर पर अगर हम देखें सेक्टोरल ईटीएफ्स, पहले आज से 6-7 साल पहले भारत में ज्यादा सेक्टोरल ईटीएफ्स अवेलेबल भी नहीं थे निवेश करने के लिए। पर अगर हम आज देखें तो निवेशकों के पास एक बहुत बड़ा बुके है जिसमें वो निवेश कर सकते हैं। ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, कंजम्पशन इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। पर ये चीज जानना जरूरी है कि निवेशक खुद जब एंट्री एग्जिट करते हैं, तो जैसे कि हमारे मित्र ने कहा, वहां पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो कर नहीं पाते। तो ऐसे से प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में जब हम सोच रहे थे तो हमने सोचा कि निवेशकों के लिए ऐसा क्या करें जिससे निवेशकों को खुद नहीं सोचना पड़े कि कब एंट्री करे, कितनी मात्रा में एंट्री करे और कब एग्जिट करे। तो इसलिए हमने जो पैसिव स्ट्रैटेजी फंड ऑफ फंड लाया, वो इसी थॉट से लाया कि निवेशकों को सेक्टोरल ईटीएफ में निवेश करना चाहिए, जरूरी है। 15 से 20% उनका इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए। पर क्योंकि निवेशकों को हर सेक्टर के बारे में जानकारी नहीं हो सकती, क्यों ना हम हमारी एक्सपर्टीज पैसिव स्ट्रेटेजी फंड ऑफ फंड जो हमारा है उसके द्वारा निवेशकों के लिए लाए। तो हमारा ऐसा मानना है कि निवेशक
खुद ना चूज करके अगर पैसिव स्ट्रेटेजी फंड ऑफ फंड में भी निवेश करे तो उनको सेक्टोरल ईटीएफ का एक जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपर्ट प्रोफेशनल हैंडलिंग के साथ मिल सकता है। एब्सोल्युटली। अनुराग, जब हम इस निवेशकों का जब ट्रेंड देखते हैं, वो हमें डेफिनेटली जो एम्फी का डेटा है उससे समझ में आता है। उसमें हम ये जान पड़ता है, हमें समझ में आता है कि क्या रुझान है निवेशकों का। जैसे कि पिछले कुछ समय में टुवर्ड्स स्मॉल कैप और मिड कैप निवेशकों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है। एक्टिव फंड्स बेसिकली जो निवेशकों को ज़्यादा लुभाते हैं, वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और जैसा कि अभी चिंतन ने भी कहा कि ईटीएफ का जो पूरा एक यूनिवर्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की रुचि उसमें भी बढ़ रही है। आपको लग रहा है आने वाले टाइम में एक्टिव के मुकाबले पैसिव में भी उतना ही इंटरेस्ट निवेशकों का होगा जितना हम एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में देखते हैं, और इसलिए शायद पैसिव फंड भी काफ़ी ज़्यादा जो पेस है वो पकड़ रहे हैं, स्पेशली अगर हम सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट में भी पैसिव स्ट्रैटेजी की बात करें। डेफिनेटली पैसिव इन्वेस्टमेंट जो है पेस पिकअप करेगा, क्योंकि इसके जो फायदे हैं, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका, जो लो कॉस्ट है इसके अंदर में, देयर आर सम वेरी गुड जो इसके फायदे हैं। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है सेक्टर को ग्रो करने का वो लिक्विडिटी है। अगर आंकड़े को हम लोग देखें, ईटीएफ के अंदर में करीबन ऑलमोस्ट 138 140 ऑड फंड्स हैं। लेकिन अगर हम उसको डीपली देखें कि कितने फंड जो हैं और उनकी ट्रेडिंग की जो मात्रा है, तो वो जो थोड़े से अभी भी इतने ज्यादा जो है प्रॉमिसिंग नहीं है। करीबन 46 ऑड फंड्स हैं जिनकी जो एवरेज डेली वॉल्यूम अगर पिछले एक क्वार्टर का डेटा देखें वो 10,000 से ज्यादा है। और उस 46 ऑड फंड्स के अंदर में अगर हम सेक्टोरल फंड्स की बात करें, जिसमें कि फाइनेंशियल, आईटी और हेल्थ केयर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फंड्स उस पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी वो वॉल्यूम नहीं है, वो 16 है। और अगर इसी आंकड़े को अगर 10,000 को हम ऊपर उठा करके 50,000 कर दें तो हमारे पास में मुश्किल से 10 ऐसे फंड्स हैं। तो इतने बड़े सेक्टर के अंदर में पैसिव इन्वेस्टमेंट में इसके जो फायदे हैं, जो वॉल्यूम जो हो रहा है वो उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो एक पॉइंट है, एक नजरिया है जिसको ग्रो करना है। और जिस तरह से हमारा जो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन जो है 3 से 4% जीडीपी का हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे वाले समय में देश जैसे से प्रगति करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा और उसका जो रुझान हमें ईटीएफ के अंदर में भी दिखेगा। बट एक्टिव स्ट्रेटेजी के जो फायदे हैं वो ये है कि इसका जो डेल्टा है कंपेयर टू ईटीएफ वो ज्यादा है आज की डेट में। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईटीएफ जो है वो केवल इंडेक्स को मिरर कर रहे हैं या कुछ फंड ऑफ फंड आए हैं, तो जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल जो है वो एक्टिव स्ट्रेटेजी में ज्यादा है इन्वेस्टर्स को पिक करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसा अनुराग बता रहे हैं और राइटली सेड कि आने वाले टाइम में एक अच्छा मौका है पैसिव इन्वेस्टमेंट का भी, और वो डेफिनेटली धीरे धीरे ट्रेंड में भी हमें देखने को मिल जाएगा कुछ समय के बाद। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद ये भी समझने की कोशिश करेंगे कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर पैसिव स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। इस पर एक चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। तो पैसिव सेक्टोरल निवेश की आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू से चिंतन हरिया हमारे साथ है, अपवाइजरी से अनुराग झंवर से हम खास चर्चा कर रहे हैं। चिंतन, सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट में क्योंकि हम काफ़ी सेक्टर्स हैं जहां पर समय दर समय निवेश के मौके बनते आते हैं, और जैसा आपने कहा भी था और अनुराग ने भी जिसका जिक्र किया कि सही समय पर सही सेक्टर पहचानना बेहद ज़रूरी है और उसी हिसाब से उसमें एंट्री लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है निवेशक के लिए। अभी कौन सा सेक्टर आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है इस समय में जहां पर वाकई निवेश के मौके हैं? तो जब हम निवेश करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो वैल्यूएशंस मार्केट के हैं वो कैसे हैं और विश्व की स्थिति कैसी बनी है। और आप देख रहे हैं कि विश्व में जो इंटरेस्ट रेट्स है, खासतौर पर यूएस इंटरेस्ट रेट्स 5% क्रॉस कर चुके हैं। उसके कारण एक माहौल ऐसा बना है कि कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड किसी सेक्टर में अभी इमीडिएटली नहीं दिख रहे हैं। पर अगर निवेशकों को लंबी अवधि के लिए 3 साल से ज्यादा के लिए निवेश करना है तो हमारे पैसिव स्ट्रेटेजी फंड ऑफ फंड के अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो करीबन जो प्राइवेट
प्राइवेट बैंक ईटीएफ और बैंकिंग ईटीएफ है, वो एक अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो बड़ी बैंक्स है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा धीमा रहा है मार्केट के मुकाबले। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है जैसे कि फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, तो उसमें निवेश आज अगर हम शुरुआत करें थोड़ा थोड़ा अगले 12 महीने तक इकट्ठा करें तो इवेंचुअली उसमें भी एक फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछले 20-30 सालों से अगर हम देखें तो हेल्थ केयर और आईटी एक ऐसे सेक्टर रहे हैं जहां पर कंटिन्यूस ग्रोथ आई है। और आज थोड़ा धीमा हुआ है टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्योंकि विश्व में थोड़ी मंदी का माहौल है, पर जब ये टर्न अराउंड होगा तो निवेशकों को उसका फायदा मिल सकता है। तो ये 3 सेक्टर है जो निवेशक देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बैंकिंग आज निवेश कर सकते हैं, और आईटी और फार्मा, जो टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर है, उसको अगले 12 महीने में इकट्ठा करके 3 से 4 सालों में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो उनकी ग्रोथ है, कंपनीज की ग्रोथ है, उसके साथ उनको उनके ईटीएफ में भी ग्रोथ मिले। बिल्कुल। तो अनुराग आपसे भी जानना चाहते हैं, जैसे जिक्र किया बैंक ईटीएफ का, यहाँ पर इस सेक्टर में ग्रोथ के मौके नज़र आते हैं, जैसे चिंतन भी बता रहे हैं। और डेफिनेटली जो पूरा डिजिटाइजेशन का फ़ायदा है पूरे नेटवर्क का, वो आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी, उसके प्रदर्शन के लिहाज से भी लोगों को अपने निवेश में ज़रूर देखने को मिलेगा। पर अगेन वही सवाल यहाँ पर आता है, किसी को अगर एक बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो वो थ्रू एक एक्टिव फंड ना जाकर एक पैसिव फंड या ईटीएफ के जरिए निवेश करे तो उसको क्या ज्यादा फायदा हो सकता है यहाँ पर? दो चीजों के बारे में बोलना चाहूंगा। एक तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय जिसको हम लोग देख सकते हैं, रख सकते हैं, वो ये है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम है हमारी, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो कि गवर्नमेंट लेड एक्सपेंडिचर है, जिसमें कि अगर हम बात करें जो डिफेंस का रुझान है जिसके ऊपर में एलोकेशन बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो अभी बना हुआ है, वो एक अच्छी थीम है जिसमें कि अभी और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जितनी भी कंपनीज हैं उनकी ऑर्डर बुक्स बहुत हेल्दी हैं, मार्जिन बहुत हेल्दी हैं, और ये जो सिलसिला है, क्योंकि वॉर जो ग्लोबल फ्रंट पे हो रहा है, उससे इम्पेटस मिला है कि इसके ऊपर में और आगे जाकर के ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा, मेक इन इंडिया के अंदर में जो लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आज की डेट में, वो एक थीम है जो कि काफी अच्छी प्ले आउट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में भी काफी अच्छा रुझान है। पर ये 3 जो सेक्टर्स हैं इनका जो रिप्रेजेंटेशन पैसिव साइड में थोड़ा कम है, तो इसको एक्टिव स्ट्रैटेजी के थ्रू हमको देखना चाहिए कि हम कैसे एक अच्छे फंड के थ्रू जो कि इस थीम से खेल रहा है उसमें धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। जो ग्लोबल जो टर्मोइल है इसका जो आईटी सेक्टर के ऊपर में ऑब्वियसली काफी वो दबाव पड़ा है आईटी सेक्टर के ऊपर में, बट यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लगती है, क्योंकि जितनी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी रुकी है, और जो आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स में और जो भी हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लोगों को, उसमें दबाव है, तो ये जो शेयर्स है धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, ये 2 सेक्टर है जिसमें की लिक्विडिटी पैसिव स्ट्रेटेजी ईटीएफ के अंदर में अच्छी है। तो एक अगर हम लोग एसआईपी मोड के थ्रू अगले 12 से 18 महीने में इन दोनों सेक्टर्स में एक्यूमुलेशन शुरू करते हैं तो आगे जाकर के इन्वेस्टर्स को फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल्स इसलिए भी क्योंकि एक डिजिटल थीम प्ले आउट कर रही है, एफिशिएंसीज बढ़ रही है, और जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का जो साइकिल है अभी पॉज पे है, और जिस तरह से देखा जा रहा है कुछ समय के बाद में ये रिवर्स होगा, और जब ये रिवर्स होगा तो इसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्पैक्ट आएगा, उससे सारे बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को फायदा होगा। तो ये जो थीम है आईटी एक कॉन्ट्रा थीम जो कि ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए, और डोमेस्टिक कंजम्पशन इंटरेस्ट रेट साइकिल को देखते हुए फाइनेंशियल थीम, ये दोनों एक अच्छी थीम है जिसको कि हम पैसिव से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ओके। तो ये बात हुई अनुराग के अपने व्यू पॉइंट की कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए फिलहाल किसी भी सेक्टर या थीम में। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी सामने आता है चिंतन कि कितना निवेश एक किसी सेक्टर को या किसी थीम को अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोजर के तौर पर देना चाहिए, क्योंकि ओवर एक्सपोजर भी सही नहीं है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। तो अगर एक प्रॉपर मिक्स चाहिए
एक्टिव फंड्स का भी, पैसिव फंड का भी, उसमें विद इन पैसिव फंड आप एक किसी सेक्टोरल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, ETF में निवेश करना चाह रहे हैं, तो प्रपोर्शन आपकी नज़र में क्या सही है? प्रपोर्शन इन्वेस्टर के रिस्क के एपिटाइट के ऊपर होता है, पर जो जनरली अगर हम देखें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है आपको, तो आपका जो अवेलेबल कॉर्पस है और आपको 5 साल तक वो पैसा नहीं चाहिए, तो आप 50% मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, जो एक्टिव फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी के 50% में 10% आप गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। 20% जो फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड वैल्यू फंड्स है, स्पेशल सिचुएशन फंड्स है एक्टिव में, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और जो 20% बाकी है, वो 20% आप जो पैसिव को एलोकेट कर सकते हैं। उसके भीतर अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो आप पूरे के पूरे 20% सेक्टोरल ETF में निवेश कर सकते हैं, अगर आपके पास एबिलिटी है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी है। वरना आप 10% उसमें जो मार्केट कैप ओरिएंटेड ETF होते हैं उसमें निवेश कर सकते हैं, और 10% सेक्टरल थीमेटिक। तो हर निवेशक के अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से समीकरण बन सकता है, पर हमारा ऐसा मानना है जो 20% आप पैसिव में निवेश करना चाहते हैं, या तो आप खुद चूज करिए, या तो आप पैसिव स्ट्रेटेजी ETF फंड ऑफ फंड जो है उसके द्वारा आप एक्सपोजर ले सकते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल। और अनुराग, शो के अंत में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक फंड को चुनने के पीछे एक होमवर्क की ज़रूरत होती है कि कैसे आपको फ़ंड चुनना चाहिए, कैसे सही फंड की पहचान की जाए, क्योंकि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स जो होते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं सिलेक्ट करने, जैसा हम शो की शुरुआत से कह रहे हैं। कोई एक या दो प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल्स, या हम कुछ समझना चाहें आपसे एडवाइस, जिससे आसानी हो किसी फंड के चुनाव में, जब हम सेक्टोरल फंड्स की बात करते हैं? इसके अंदर में सबसे पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद में हर सेक्टर के अंदर में केवल एक फंड के साथ में न जाएं, कम से कम 2 फंड उस कैटेगरी के अंदर में आप उसको जरूर चूज करें, और उसके अंदर में आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें, लिक्विडिटी देखें, जो फंड मैनेजर है उसकी काबिलियत, जो कि मार्केट के अंदर में उतार चढ़ाव आया है उसमें उसने कैसे चीजों को संभाला है, और लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न दिया है, ये देखना बहुत जरूरी है। जब पेडिग्री अगर एक बार स्टेब्लिश हो जाती है, देन कम्स जो रिस्क, जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो लॉजिक है, तो उसके अंदर में अगर हमने 20% का कॉर्पस अगर हम पैसिव स्ट्रेटेजी की बात करें, विद इन दैट सेक्टोरल फंड की बात करें, 15 से 20% एक हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर में वहां पर एक्सपोजर कर सकते हैं। और उसके अंदर में आप जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को पैसिव के अंदर में चूज कर सकते हैं, पैसिव और एक्टिव का कॉम्बिनेशन करके, ताकि आपका एक विद इन द कंसंट्रेटेड रिस्क यू आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई बाय लुकिंग एट, अगर एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है जिसमें कि जो कंट्रीज हैं उनके ETFs हैं जो कि इस समय लो लेवल पे मिल रहे हैं, तो हम लोग वहाँ के ETFs को इंक्लूड कर सकते हैं, फंड ऑफ फंड तरीके से चिंतन ने बताया था। और विद इन डोमेस्टिक कंजम्पशन के अंदर में आप इंफ्रा थीम अगर आपको समझ में आती है, आपको IT थीम और फाइनेंशियल सर्विसेज थीम है वो समझ में आती है, लेकिन आपको जो भी करना है आपको ये श्योरिटी के साथ में करना है कि आप उस सेक्टर को अच्छे से समझें, या फिर आप ऐसे किसी एडवाइजर के या फंड मैनेजर के साथ जाएं जो कि आपको उसको जो है अच्छे से समझा सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट का इस समय राइट मौका क्यों है। क्योंकि इसके अंदर में अगर आपकी कॉल सही नहीं जाती है तो देयर कुड बी टाइम वैल्यू लॉस हो सकता है, और थीम को प्ले आउट करने में समय लग सकता है। बिल्कुल। तो ये कुछ टिप्स और एडवाइस जो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिससे आपको मदद मिल सकती है अच्छे सेक्टर और थीम को चुनने में। बहुत धन्यवाद चिंतन और अनुराग, आप दोनों का हमारे साथ मनी गुरु के आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।